हेलो दोस्तों, मैच के चौहान आहान एकेडमी में भी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अधिगम और अर्जन की पहली वीडियो देख ली है। मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लें। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि मेरी वीडियो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, भाषा का व्याकरण भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है, भाषा का व्याकरण भाषा का मूल रूप होता है। व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे, भाषा सदैव परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, भाषा सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये इसका कहने का मतलब है, आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे भाषा में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, उसमें भाषा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। भाषा के इस परिवर्तन पर नियंत्रण रखने का अर्थ है व्याकरण। अगर हम भाषा पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो व्याकरण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, व्याकरण से भाषा में शुद्धता आती है। ठीक है, कि हमारे को क्या बोलना है। ठीक है, और कहाँ हमारे को विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ हमारे को फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमारे को क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये किससे पता चलता हमारे को? व्याकरण के नियम से। ठीक है, तो व्याकरण से हमारी भाषा में क्या आती है? शुद्धता आती है। व्याकरण से विभिन्न ध्वनियों, विभिन्न शब्दों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ठीक है, व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण एक कठिन कार्य है। ठीक है, हम बिना व्याकरण के भाषा का शिक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को भाषा के नियम सिखाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण एक कठिन कार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्तर पर भाषा का व्याकरण शिक्षण प्रारंभ होता है। उच्च, प्राथमिक नहीं, उच्च शिक्षण। ठीक है, आगे है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। आगे वही बात, परंतु शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण की शिक्षण विधि, और इसमें से जो विधि हैं पेपर में 100% पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। पहली विधि है निगमन विधि। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की पहली विधि है निगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या है? इसमें शिक्षक नियमों का उल्लेख करता है, मतलब नियम बताए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर छात्र को सिखाया जाता है। ठीक है, नियम बताया जाता है और सिखाया जाता है, ये याद रखना है। ये उच्च प्राथमिक शिक्षा में ही प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि उच्च प्राथमिक जो शिक्षण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नियम, जो शिक्षक होता है पहले उसको नियम बताता है और उस नियम के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को शुरू करता है। ठीक है, बच्चों को इसी के आधार पर सिखाया जाता है। लेकिन छात्र इसमें खुद कार्य नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा खुद किसी कार्य को करता है तो वो ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो निगमन विधि में बच्चा खुद कार्य नहीं करता बल्कि शिक्षक द्वारा बताए गए नियम के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, जो शिक्षक कार्य देता है उसके आधार पर वो कोई कार्य करता है, अपनी ज़रूरतों को या समस्याओं को पूरा करता है, लेकिन उनका यह ज्ञान स्थायी नहीं होता। ठीक है, तथा साथ ही साथ छात्र को अनुभव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शिक्षक द्वारा जैसे बताया गया है वैसे बच्चों को कार्य दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये
निगमन विधि के दोष नहीं है ये, आपको इसको कुछ ये लाभ होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है निगमन विधि के दोष। ये दोष नहीं है, ये लाभ होगा। निगमन विधि से शिक्षण कार्य तेजी से होता है, बिल्कुल ये लाभ ही है, कमी नहीं है। ठीक है, निगमन विधि से शिक्षण कार्य तेजी से होता है। ठीक है, इसमें कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, याद रखना, किया जा सकता है, किया नहीं जाता। उच्च शिक्षा, क्योंकि ये रटने पर बल ज़्यादा दिया जाता है, याद रखना इसमें। ठीक है, निगमन विधि में बच्चों को रटाया जाता है, रटने में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही कम हो सकती है। तो इसमें कहा है कि कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उच्च कक्षा के छात्रों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। ये जो बड़े छात्र होते हैं उच्च कक्षा के, उनके लिए काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको बेसिक ज्ञान होता है। इसमें शिक्षक व छात्र दोनों को कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा है इसमें रटना होता है, इसलिए स्मरण शक्ति का विकास होता है। देखो, ये विकास की बात करिए किसका, स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, रटते हैं, किसी भी नियम को वो रटते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी क्या है, निगमन विधि के दोष, ये कमी बता रहा है। ठीक है, रटने को प्रोत्साहित या बढ़ावा देती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को अगर कोई टॉपिक समझ में आता है, ठीक है, रटने से बजाय वो समझ, क्योंकि वो समझ, अपनी समझ के आधार पर उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकता है। ठीक है, हो सकता है उसके द्वारा समाज का विकास हो, जो टॉपिक बताया गया है उससे समाज का विकास हो सकता है, साथ ही साथ उसका विकास होगा ही होगा। ठीक है, अब ये कहा है कि ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। वैज्ञानिक विधि इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसमें रटने पर बल दिया जाता है, बच्चे की सोच पर बल नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए इसको वैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है। आत्मविश्वास का विकास नहीं होता। ठीक है, कॉन्फिडेंस इसमें बच्चे का नहीं बढ़ता। जब तक वो बच्चा किसी काम को करके नहीं सीखता, तब तक बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। तो इसमें बच्चे का आत्मविश्वास का विकास नहीं होता। नियमों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है, नियम पर आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगली विधि पढ़ते हैं हम, आगमन विधि। ठीक है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे अच्छी विधि आगमन विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, उदाहरण के माध्यम से किसी भी नियम कानूनों को बताता है। ठीक है, किसी भी कार्य को बताता है। यह एक व्यवहारिक विधि है, शिक्षण अधिगम की सर्वोत्तम विधि भी है। ठीक है, यह एक नए ज्ञान को खोजने के अवसर प्रदान करती है। ये मेन काम है, ये अवसर, बच्चों को अवसर देना ताकि वो नए ज्ञान को खोज सके। ठीक है, अनुसंधान मार्ग को भी प्रशस्त करती है। ठीक है, बच्चों को सिखाने में भी मदद करती है। ठीक है, जैसे जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हम किसी कार्य को पूरा करने में कोई समस्या आती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने या समस्या का समाधान निकालने के लिए खोज करते हैं, जिससे हमें कई सारे नवीन ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हमारे को कोई कार्य दे दिया गया है तो हम स्वयं से उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं का स्वयं निवारण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी हम नए ज्ञान को खोज लेते हैं या अनुसंधान कर लेते हैं, तो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम खुद से उस कार्य को करते हैं, उसमें परिस्थिति में शामिल होते हैं, क्योंकि उस जो परिस्थिति है उसमें हम शामिल होते हैं, हमने खुद कार्य किया है, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे हमें रटना नहीं पड़ते, हमें अनुभव की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसके गुण देखो, आगमन विधि के गुण। इसमें क्या है, पहला गुण है नवीन ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण। नवीन मतलब नए नए ज्ञान इसमें हमारे को मिलते हैं। नवीन ज्ञान को अर्जन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि बच्चा इसमें खोज करके, ठीक है, उस ज्ञान को अर्जित करता है। अगला है, बच्चों से सामान्य नियम लिखवाए जाते हैं।
जिससे उसमें रचनात्मक आत्मविश्वास गुणों का विकास हो। ठीक है, कुछ नियम बता दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उस नियम के आधार से बच्चा किसी कार्य को आसानी से कर सके। बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, वो अस्थायी होता है। ठीक है, और ये स्थायी होता है क्योंकि बच्चा इसको खुद करके सीखता है। ठीक है, कार्यरत यहाँ पर देखना है, इसमें कुछ कार्यरत आ सकते हैं और आते भी हैं, क्वेश्चन जरूर आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये देखना आपको, ये उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं हमारे को। ठीक है, मगर वो नियम जो निगमन विधि है वो नियम से उदाहरण की ओर आते हैं, मगर ये उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, कह रहा है विशिष्ट परिस्थिति से सामान्य की ओर जाती है। ठीक है, आगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, जो आगमन विधि है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। ऐसी ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें हमारे को पता है, और अज्ञात की ओर, जो चीज़ें नहीं पता। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये कार्यरत विधि होती है। ठीक है, और इसकी ये विधि ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप देखेंगे तो ये तीसरी विधि में भी प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारी तीसरी विधि है प्रयोग विधि, प्रयोग करना। अब यहाँ से पता चल रहा है प्रयोग कर करके सीखना। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की सबसे सरल विधि है। यह रोचक विधि भी है, छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है, क्योंकि प्रयोग विधि मतलब लोग बच्चे प्रयोग करके चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। आगे वही पॉइंट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि धन और समय का भी बचत करती है। ठीक है, इस विधि के गुणों को निम्न क्रम में रखा जा सकता है। ठीक है, पहला क्रम है, इसके अपनाने से कक्षा का वातावरण सक्रिय और सजग। ठीक है, और ये याद रखना है, कभी भी ये सक्रिय शब्द आपको कभी मिलता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में सक्रिय आंसर बहुत ही करेक्ट होता है, वो 99% करेक्ट होता है। एक आ जाता है निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय जो होता है, ठीक है, आप ध्यान रखना है, निष्क्रिय, इसका सक्रिय और निष्क्रिय, कहीं पे भी आपको निष्क्रिय मिले वो इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, अगर वो ये पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों का सक्रिय होना जरूरी है। अगर इसमें से एक निष्क्रिय है तो ज्ञान का अर्जन नहीं किया जा सकता। यह विधि छात्रों को निरीक्षण का मतलब होता है खोज शक्ति का विकास करती है। प्रयोग विधि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने में सबसे सरल विधि है। यह रोचक विधि है तथा छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास भी करती है। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, अतः यह मनोवैज्ञानिक विधि भी है। यह विधि धन समय की बचत करता है। ठीक है, कम उपकरणों के द्वारा ही अध्यापक पूरी कक्षा को प्रयोग करके दिखा देता है। ठीक है, हमारे को इसके अंदर उपकरण जो टूल्स होते हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे दूसरे अध्यापक स्वयं प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट बताया है, अध्यापक स्वयं प्रयोग करता है, अतः समय भी कम लगता है। अध्यापक के श्रम की बचत भी होती है इस विधि में। ठीक है, इस विधि की कमियां या दोष क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहली कमी देखो, इस विधि में छात्रों को यंत्रों तथा उपकरणों के प्रयोग के अवसर नहीं मिलते। बिल्कुल, आप देखते हैं साइंस लैब में। ठीक है, साइंस लैब में ज़्यादातर बच्चों को टूल वगैरह नहीं दी जाती हैं, सिखाया जाता है प्रयोग कर करके।
ठीक है। तो इसमें यंत्रोपकरणों के अवसर कब मिलते हैं बच्चों को? कक्षा में जहाँ की छात्रों की संख्या अधिक होती है, यह विधि अधिक प्रभावशाली नहीं होती। ये अगर कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, तो ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर अधिक है तो ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शित करते समय अध्यापक इतना लीन हो सकता है कि उसे ध्यान ही ना रहे कि छात्र प्रयोग को भली भांति समझ रहे हैं या अथवा नहीं। बिल्कुल, कि जब अध्यापक क्या करता है, किसी प्रयोग को करता है तो वो उसमें लीन हो जाता है, ठीक है, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को करने में खो जाता है, ठीक है। और ये उसको ये ध्यान भी नहीं रहता कि ये बच्चे सही प्रकार से इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये उसकी दोष भी है। आगे अगला दोष देखते हैं। इस विधि में छात्रों की अपेक्षा अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कौन करता है? अध्यापक कर करके दिखाता है। तो क्रियाशील कौन है? अध्यापक, छात्रों की अपेक्षा, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि छात्र प्रयोग की समस्या को यह आवश्यक नहीं कि छात्र प्रयोग के समस्या भाग को ध्यान से देखते या सुनते रहें। अब ये भी चीज़ आवश्यक नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे, यह आवश्यक नहीं कि छात्र प्रयोग की समस्या भाग को ध्यान से देखते या सुनते रहें, ठीक है। बच्चे बहुत क्या है, क्लास में अगर आप कुछ चीज़ बताते हैं तो बच्चों का ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, हो सकता है। प्रयोग में समस्त शास्त्रों का सहयोग नहीं लिया जा सकता, ठीक है। समस्त सभी छात्रों का प्रयोग नहीं लिया जा सकता। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों की उपेक्षा होती है, ठीक है। हर छात्र की कोई ना कोई कठिनाई होती है जिसकी उपेक्षा की जाती है, ठीक है। अगली विधि हमारी है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करते हैं। इस विधि का उद्भव अमेरिका में तथा सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग हुआ था फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था, ठीक है। इस विधि में बालक को प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर अधिगम कराया जाता था, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब उसके सामने रखकर सिखाया जाता था। यह विधि करके, ठीक है, यह विधि करके सीखने पर जोर दिया जाता है। सामने रखा जाता है और सीखने पर बल दिया जाता है। जिन वस्तुओं को कक्ष में शामिल नहीं किया जाता, नहीं लाया जा सकता, उसको चित्र द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है। भारत में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1908 में हुआ, ठीक है। बंगाल में टिपिंग, ठीक है, बंगाल में टिपिंग को, और बम्बई में फ्रेजर और मद्रास में टेस महोदय को इस विधि को अपनाने का श्रेय जाता है, ठीक है। बंगाल में टिपिंग, ठीक है, मुंबई में फ्रेजर और मद्रास में येट्स महोदय को इस विधि को अपनाने का श्रेय जाता है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु किया जाता है। द्विभाषा मतलब दूसरी भाषा सीखने में प्रयोग किया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। इसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इस विधि को सुगम विधि, निर्बाध विधि, तार्किक पद्धति, नरसैंगिक पद्धति व स्विनिकी पद्धति भी कहा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इसके गुण क्या हैं? प्रत्यक्ष विधि के गुण क्या हैं? यह विधि अन्य भाषा को एक स्वतंत्र या पृथक भाषा के रूप में बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है। यह भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। इसमें वार्तालाप या मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस विधि के प्रयोग से दूसरी भाषा सीखने हेतु अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती।
भाषा शिक्षण के दो आधारभूत कौशल सुनना और बोलना को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इस विधि में भाषा सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। ठीक है, रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता इस विधि में नहीं होती। ठीक है, इस विधि में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लास थी ये समाप्त हो गई है, और आप इसको, ये जो नोट्स हैं आप इसको नोट करते रहिए और इसको लर्न भी करें, समझें, ताकि इन विधियों, ये विधि ज़रूर आएगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें कोई एक विधि ज़रूर आएगी और आपको जब इसके बारे में पता होगा तभी इसका आंसर आप दे सकते हैं। हमेशा शिक्षण विधि, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएस हो, सभी में ज़रूर पूछी जाती हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि हमारे को कौन सी शिक्षण विधि आई है, कहाँ से कहाँ आई है। ठीक है, आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये विधियाँ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागोजी का दूसरा टॉपिक लाएंगे। आज हमारा अधिगम और अर्जन का एक चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।